कि 29 साल के नौजवान पे सचिन चौधरी को ऐसा क्या लगा कि उस पर किताब लिखनी चाहिए। तो हर व्यक्ति की भारत में तरक्की में कम से कम 2 दशक लगे होंगे। गांव में 4.5 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन के अंदर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पहुंच गए। लेकिन आजाद भारत में 1947 के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति पिछले 75 सालों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हुए हैं। बड़े सेलिब्रिटी और इस तरह के जो धार्मिक व्यक्तित्व होते हैं उन पे लिखने के खतरे भी होते हैं। अब मैंने एक बात कही थी कि ये किताब धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर होगी, धीरेन्द्र शास्त्री की किताब नहीं होगी। ये विशुद्ध रूप से हमारी आंखों देखी है, 4.5 साल जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। तो ये ना तो आलोचना है ना चरण वंदना है, ये व्यक्ति की प्रगति की कहानी है। उनकी निर्मित में, उनके ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल उनके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा पक्ष? 2 चीजें, एक उनका देशीपन और एक उनका युवा होना। युवाओं को एक यूथ आइकॉन मिला धर्म के क्षेत्र में, इस वजह से उनकी लोकप्रियता जो मुझे लगता है कि सर्वाधिक बड़ी है। तो नेपाल जैसी परिस्थिति अगर हमारे देश में हो तो बाबा बागेश्वर का आह्वान भी उसे शांत कर सकते हैं। अब वो लगता है कि बाबा में कुछ ऐसे लक्षण है जो राजनीति की तरफ ले जाएंगे। के लिए बहुत लंबे समय बाद हम मिले तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। ये 2022 की बात है कि सचिन, अधिकतम 3 से 4 साल अगर हम जिंदा रहे तो देखना पूरा भारत हमारे कदमों में होगा। ये बताइए कि स्कूल के समय में भी वो संस्कृत वगैरह में रुचि रखते थे? संस्कृत नहीं है, ज्योतिष जैसी रुचि थी। क्या आपको लगता है कि 10-15 साल के बाद आप इस पुस्तक का एक नया खंड लिखेंगे अगर वो इस तरह से चर्चा में बने रहे तो? हो सकता है 10-15 साल बाद हमारे ऊपर ही किताब लिखी जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इस पुस्तक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो संपादक और लेखक के बीच पहले ही कई बार बातचीत हो चुकी होती है, तो एक परिचर्चा में उसे बहस दोहराने का एक माध्यम होता है, क्योंकि हम एडिटिंग के समय 50 बार एक दूसरे से बातचीत कर चुके थे कि ये किताब में जहाँ भी कहीं मिसिंग पॉइंट थे, जहाँ भी कहीं हमें लगा कि कुछ जोड़ने की आवश्यकता है, हमने हमेशा रात में 11 बजे 12 बजे भी हमको फोन किया था। तो ऐसे में तो एक पत्रकारीय नजर से कोई पत्रकार ये सबसे पहला सवाल पूछता है कि ये किताब क्यों लिखी गई, आपने क्यों इसे चुना। लेकिन हम तो ये सवाल इनसे पहले ही पूछ चुके हैं एडिटिंग के दरमियान, लेकिन फिर भी हम इस परिचर्चा में ये सवाल जरूर पूछेंगे ताकि लोग, जो हमारे दर्शक वृंद हैं या यूट्यूब पे जो नए लोग देखेंगे, उन्हें भी पता चल सके किताब क्यों लिखी। आखिर एक 29 साल के नौजवान पर किताब लिखने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। तो यहाँ मैं कुछ पृष्ठभूमि यहाँ पे रखना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी चर्चा है ये। मैं जब रामचंद्र गुहा की किताब का अनुवाद कर रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में या यूरोप में बहुत सारी ऐसी घटनाओं पे या बहुत सारी इवेंट्स पे दर्जनों बल्कि सैकड़ों तरह की किताबें लिखी जाती है जो कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक श्रेणी की होती है और वो एक रेफरेंस के तौर पे सदा के लिए रह जाती है। हमारे देश में ऐसा कई बार नहीं होता है, मिस कर जाते हैं। जैसे अमेरिका में एक टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट हुआ था नदी घाटी का 60s में, 30 में उसका संकल्पना हुई थी और 60 में के दशक में हुआ था। उस पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों किताबें और प्रोजेक्ट हैं। हमारे देश में ऐसा कई बार बेसम कर जाते हैं। भाखड़ा नांगल पे अगर हमें कुछ खोजने को मिले तो बहुत मुश्किल से प्लानिंग कमीशन के दस्तावेज में कुछ पेपर मिलते हैं। कोई किताब हीराकुंड बांध पे नहीं है, कोसी प्रोजेक्ट पे नहीं है। उसी तरह से किसी व्यक्तित्व के डेवलपमेंट पे कई सारी बार हम किताबें मिस कर जाते हैं और वो 30-40 साल बाद, 50 साल के बाद जब रेफरेंस के साथ लिखी जाती है तो कई सारे मिसिंग एलिमेंट होते हैं वहाँ पे। तो इस बारे में बहुत सारे कंटेस्टेड व्यू हैं कि किसी नौजवान के बनते समय उस पर किताब लिखी जानी चाहिए या नहीं। तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि किसी व्यक्ति का, महत्वपूर्ण व्यक्ति का मूर्ति जो है उसकी मृत्यु के 100 साल बाद लगनी चाहिए, क्योंकि तब तक समाज उसका मूल्यांकन कर लेता है। वही रामचंद्र गुहा कहते हैं खालिस्तान आंदोलन जब चल रहा था, आंदोलन कहना ठीक नहीं है, खालिस्तान का जब मामला चल रहा था तो उस समय बहुत सारे लेखकों ने जो किताब लिखा वो खालिस्तान के पक्ष में प्रभावित होकर लिख दिया, जबकि उसकी धूल और तमाम चीज जमे नहीं थे अभी तक। तो एक पीढ़ी का अंतराल एक लेखक पे, एक व्यक्तित्व पे होना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा कंटेस्टेड व्यू ये भी है कि आप दस्तावेजीकरण के सटीक अवसर से चूक जाते हैं। जब कोई घटना हो रही होती है तो आप साफ साफ देखते हैं। तो आज जिस व्यक्तित्व पे हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, इसकी भूमिका मैंने थोड़ी सी बनाई है
कि 29 साल के नौजवान पे सचिन चौधरी को ऐसा क्या लगा कि उस पे किताब लिखनी चाहिए। इन्होंने किताब में इसका वर्णन किया है, लेकिन इनसे मैं फिर से ये सवाल पूछता हूँ। इस सवाल का एक बहुत, जो हमने इसकी प्रस्तावना में भी जवाब लिखा है कि जब जिस गढ़ा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ, उस गढ़ा गांव में जब हम पहली बार गए करीब साढ़े चार साल पहले 2021 में, तो मेन रोड से उस गांव तक पहुंचने की सड़क भी नहीं थी और हमारी गाड़ी भी फंस गई बीच में। तो 4.5 साल पहले जिस गांव में सड़क नहीं थी, यानी पहुंच का मार्ग नहीं था, उस गांव में 4.5 साल के भीतर ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन के अंदर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पहुंच गए। एक दूसरा, उसी गांव के एक युवा जिसको आमतौर पे गरीबी के चलते कोई बड़ा आदमी शायद कभी अपने घर की बच्चों की शादी में भी ना बुलाता, उसको इसी 4.5 साल की तरक्की का पैमाना देखिए कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति अपने बेटे की शादी में लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया तक प्लेन भेज देता है। तो अगर कोई व्यक्ति, जितने भी देश में आपने तरक्की की कहानियां सुनी होंगी, चाहे देश के प्रधानमंत्री की बोलें, चाहे इसके पहले गांधी परिवार की बोलें, या आप व्यापार में अडानी अंबानी की बोलें, या दुनिया में किसी भी क्षेत्र में, तो हर व्यक्ति की भारत में तरक्की में कम से कम 2 दशक लगे होंगे। जब उसने कोई कदम अपना पहला रखा, जब वो लॉन्च हुआ, मतलब उसको अगर ऐसा शब्द बोलें, तो किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की लॉन्चिंग से लेके पीक तक पहुंचने में, सर्वोच्च तक पहुंचने में कम से कम 2 दशक लगे होंगे, इससे ज्यादा ही लगे होंगे। लेकिन बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव का एक युवा 4.5 साल में इतना बड़ा सेलिब्रिटी है कि मेरा दावा है, और ये बात कई मंचों पे कह चुका हूं कि आप उनके आलोचक हों, उनके प्रशंसक हों, लेकिन ये गारंटी है कि आप देश के किसी भी कोने में एक सूचना भेज दीजिए कि देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति आ रहा है, देश का सबसे बड़ा फिल्म अभिनेता आ रहा है, देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार आ रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, और कोई आप ना बस लगाइए, ना ट्रेन लगाइए, ना प्रचार कीजिए, सबसे ज्यादा भीड़ जिस व्यक्ति के पास मिलेगी वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास मिलेगी। तो अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी या इतना बड़ा कोई सितारा बने, अब आप उसको सकारात्मक भाव में कहेंगे तो सितारा कहेंगे, नकारात्मक भाव में कहेंगे तो उसके अलग अलग बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आजाद भारत में, आजाद भारत शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे लोकप्रिय जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनसे तो तुलना किसी की हो नहीं सकती, लेकिन आजाद भारत में 1947 के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति पिछले 75 सालों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हुए हैं। और चूंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, बुंदेली पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी किताब का विषय वो बने, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बड़े सेलिब्रिटी और इस तरह के जो धार्मिक व्यक्तित्व होते हैं, उन पे लिखने के खतरे भी होते हैं। कई बार आप वो नहीं लिख पाते जो आप लिखना चाहते हैं। क्या आपने उनसे संपर्क करते समय या उनके किसी उनके आसपास के लोगों से बात करते समय कोई इस तरह का दबाव महसूस किया? दबाव इसलिए महसूस नहीं किया क्योंकि मैंने पहले दिन से, जब आपसे शायद मैं पहली बार मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि ये किताब धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर होगी, धीरेन्द्र शास्त्री की किताब नहीं होगी। इसी शर्त पे मैं लिखूंगा कि ये किताब कहीं से भी उनके द्वारा लिखाई गई या उनके प्रभाव में या उनके प्रभाव से द्वारा लिखी गई किताब ये नहीं होगी। ये विशुद्ध रूप से हमारी आंखों देखी है, 4.5 साल जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। बहुत सारे उनके बहुत करीबी लोग, जिनके जो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका इस यात्रा में योगदान है, उनके इसमें इंटरव्यूज़ हैं, उनकी पूरी कहानियां हैं, किस्से हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो पूरी एक प्रॉपर रिसर्च है, इसीलिए ये दबाव मुक्त किताब है। और रही बात इसके, अगर आप दूसरे पहलू की बात करें तो ये ना तो आलोचना है ना चरण वंदना है, ये एक व्यक्ति की प्रगति की कहानी है। और उस प्रगति की कहानी में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स भी उतनी ही ईमानदारी से उसमें लिखे गए हैं कि किन किन विषयों पे उनके साथ विवाद की स्थिति बनी, उस विवाद से उन्होंने कैसे निपटे, उस विवाद में जब फंसे तो क्यों फंसे। तो ये पूरी की पूरी गाथा है पिछले 5 साल की। अगर हम बात करें, इसका 70% हिस्सा पिछले 5 साल का है, 30% हिस्सा उनके बचपन की कहानियां हैं, उनकी और कई सारी कहानियां हैं। लेकिन प्रगति की कहानी जो 70% है, वो पूरी जो एक जर्नी होती है किसी भी इंसान के जीवन में, उसमें बहुत सारे मुश्किलात भी आते हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं। तो ये पूरी जर्नी है उनकी। मैं आपसे सवाल करूंगा कुछ कि उनके जीवन में कुछ जो
चुटीली घटनाएं आपको लगी हो वो बाद में करूंगा, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए कि चूंकि वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो ये कहना कि वो क्यों बने कैसे बने इस पे मैं नहीं जाऊंगा। आपको एक लाइन में क्या लगती है ये बात कि उनकी निर्मित में, उनके ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल उनके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा पक्ष था जो कि आपको लगता है कि सबसे मुखर होकर सामने आया है? दो चीजें, एक उनका देसीपन और एक उनका युवा होना। इसके पहले हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे धार्मिक संत अलग अलग ऊंचाई पे छुए हैं, लेकिन जिस दौर में वो सोशल मीडिया के पीक वाले दौर में आए, जब फेसबुक अपने चरम पे था, इंस्टाग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उस दौर में युवाओं को एक यूथ आइकॉन मिला धर्म के क्षेत्र में। इस वजह से उनकी लोकप्रियता जो मुझे लगता है कि सर्वाधिक बड़ी है, क्योंकि इसके पहले धर्म या जो भी धार्मिक चीजें हैं, ये हमारे समाज में एक सामान्य भाव हो गया कि 50, 55, 60 साल से ऊपर का आदमी धर्म में जाता है, इससे नीचे का जाते ही नहीं, तो उसको वो फॉलो करता है, सलमान खान को, शाहरुख खान को, ऋतिक रोशन को। लेकिन यहाँ उनको एक अपना हीरो मिला, धार्मिक हीरो। तो एक धार्मिक हीरो वाली छवि कहीं ना कहीं उनको मिली, उनका यूथ होना, और यूथ होने के साथ साथ जो उनका देशीपन। आमतौर पर धर्म की भाषा इतनी क्लिष्ट पिछले कुछ सालों में हो, जो हमारे धार्मिक संत, क्लिष्ट का मतलब नहीं कह सकते, लेकिन एक जो जिसको कहते हैं कि बड़ी शांत चित्त भाव वाली भाषा, तो उससे यूथ कई बार बहुत कनेक्ट हो नहीं पाता है। आप आमतौर पे जाइए किसी भी धार्मिक संत की कथाओं में, आपको जो वहाँ कथा सुनने वालों का जो संख्या होगी, उसमें 80% होगी 50+, और 20% भी अगर 50 से कम वाली हो तो महिलाओं की होगी। तो यूथ, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, जिनको आज जेन जी या और भी उससे आगे पीछे की आप उम्र का तकाजा करें, वो कभी धार्मिक आयोजनों में केवल मतलब जब कोई अपना कोई जो शोभा यात्रा निकल रही है या ऐसा कोई कार्यक्रम, तो उसमें वो संख्या ज्यादा होती। 3, 3.5, 4 घंटे किसी भी यूथ के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति की कथा सुनना आज के दौर में बहुत अप्रत्याशित है। तो ऐसी स्थिति में जब इनका देशीपन और यूथ होना दोनों चीजें जुड़ी, तो यूथ उनसे बहुत तेजी से जुड़ा। और वो यूथ क्या है, उसका दो फायदा हुआ कि वो जब यूथ जुड़ा तो आपकी एक तो फैन फॉलोइंग बढ़ी हो, उसी ने फिर आपको सोशल मीडिया पे लोकप्रिय बनाया, तो फिर वो एक से एक कड़ी जुड़ती गई, फिर वो चीजें बहुत आगे बढ़ी। यानी कि बाबा बागेश्वर को हम अपने संतों के समाज में जैन जी बाबा भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100%। तो नेपाल जैसी परिस्थिति अगर हमारे देश में हो तो बाबा बागेश्वर का आह्वान भी उसे शांत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, तभी तो वो अपने जैसे मैंने एक लाइन वही बताई कि सामान्य तौर पे वो अपने जो श्रद्धालु उनसे भक्त के कहते हैं मेरे पागलू, तो ये केवल एक यूथ व्यक्ति जिसके अंदर देसीपन है, वो किसी से कह सकता है मेरे पागलू। कोई सामान्य धार्मिक संत किसी से कहे मेरे पागलू, तो वो संत विवादों में आ जाएगा। तो वो जो कनेक्टिविटी है, देशीपन है, ठेठपन है, इसीलिए बहुत सारी जो बुंदेलखंड की बहुत सारी, जैसे अपने पुस्तक में भी जिक्र किया, ठटवी शब्द है, नक्कटा शब्द है। आमतौर पे आप किसी से ऐसा कह दो तो कोई भी संत हो वो उसको उस पे आपत्ति, वो जिससे आप बोलोगे वही आपत्ति कर देगा। लेकिन यहाँ चूंकि देसीपन है, ठेठपन है, तो उसका जैसे भाव समझ में आता है तो फिर वो उसको आमतौर पे ऐसी भाषा बहुत सारे राजनेता यूज करते हैं। बिहार में लालू यादव ने किया था अपने यूथ के समय में, भोजपुरी मिश्रित हिंदी बोल करके काफी लोकप्रिय हुए थे। तो आपको लगता है कि बाबा में कुछ ऐसे लक्षण है जो राजनीति की तरफ ले जाएंगे? अब लक्षण तो पूरे हैं, बाकी उनकी इच्छा है। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ जो कि मेरे एक मित्र ने मुझे कहा था दिल्ली में। बाबा बागेश्वर और योगी आदित्यनाथ में 2-3 समानताएं हैं। दोनों के एक प्रसिद्ध गुरु हैं जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। रामभद्राचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गवाही दी थी और बाद में उन्होंने कहा कि मैं झूठी गवाही यहाँ अपने आराध्य के लिए 1000 बार दे सकता हूँ। योगी आदित्यनाथ के गुरु डायरेक्टली ही जुड़े थे राम मंदिर आंदोलन से। दोनों ही, वो 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, ये 26-27 साल की उम्र में इनके चरण में मुख्यमंत्री और सांसद आते हैं। दोनों ही काफी लोकप्रिय हैं। क्या आपको लगता है कि ये जिस दिशा में जा रहे हैं, 8-10 साल के बाद हम एक नया राजनेता बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, वो जैसे मैंने कहा, वो उनका अपना विषय है कि वो नेता बने या ना बने, लेकिन उनके पास फिलहाल इतनी फैन फॉलोइंग है कि अगर वो आज भी चाहें, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शुरुआत में लगता भी था कि वो 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जितना हम अभी तक उनको समझ पाए कि उनको पाना तो सब कुछ है, लेकिन उनने अपने कुछ गोल सेट किए हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी घटना, मैंने हालांकि किताब में जिक्र नहीं करी क्योंकि वो बहुत मतलब व्यक्तिगत थी, लेकिन अब अपन बता सकते हैं कि जब दमोह में हम लोग थे, 2022 की बात है, तो हमारी जब उनसे मुलाकात हुई
एक मतलब बेडरूम में वो थे, रात को 9 साढ़े 9 बजे, तो अकेले में बहुत लंबे समय बाद हम मिले। तो उनने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, ये 2022 की बात है कि सचिन, अधिकतम 3 से 4 साल अगर हम जिंदा रहे तो देखना पूरा भारत हमारे कदमों में होगा। ये 3 साल पुरानी बात है जब लोकप्रियता इनकी मतलब जिसको 20-25% कह सकते हैं, और ये शब्द थे उनके, और 3 साल में रिजल्ट हैं, तो रिजल्ट वाला है। अब उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपनी विषयों पे, जैसे पहले शुरुआत में उन्होंने कथाओं के जरिए चीजें शुरू करी, कथाओं के बाद फिर वो जब लोकप्रियता बढ़ी तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे डेवलप हुए। उसके बाद फिर कई जगह जब खासतौर से चुनावी, जैसे बिहार ही कई बार गए, या मान लीजिए मध्य प्रदेश में जो उनके भाषण रहे तो कई बार लगा के पॉलिटिकल हो सकते हैं, फिर प्रधानमंत्री का वहां जाना, उसके बाद फिर अब हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल की बात, तो वो अपने उनके मूड स्विंग है या उनका टारगेट है वो तय करेंगे, लेकिन फिलहाल राजनेता बनने के पूरे गुण हैं, और अगर वो उतरेंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम शुरुआत में तो सफलता मिलेगी। इस किताब में आपने कई सारे रोचक प्रसंगों का जिक्र किया है, जिसमें से उनके बचपन में इतनी उनकी भयानक गरीबी का जो जिक्र किया है, जिसमें कि बिस्कुट खा करके उन्हें कई दिन गुजारने पड़े थे। तो इसमें कुछ स्कूल के टाइम का भी जिक्र है, जिसमें उनके टीचर के साथ आपने काफ़ी चर्चा की है। तो ये बताइए कि स्कूल के समय में भी वो संस्कृत वगैरह में रुचि रखते थे? ये थोड़ा सा इसमें संस्कृत नहीं है, ज्योतिष जैसी रुचि थी। संस्कृत तो चूंकि क्या है कि उनका पूरा परिवार, जैसे बुंदेलखंड में आमतौर पे गांव में या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ये होता है कि गांव में 1-2 पंडित परिवार होते हैं जो पंडिताई करते हैं। जैसे गांव में किसी के यहाँ भी कोई कर्मकांड या कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन्हीं परिवार में से जाता है, उनके परिवार बंधे होते हैं कि जैसे एक चाचा जाएंगे इन 6 लोगों के यहाँ, दूसरे चाचा का बेटा जाएगा इन 6 लोगों के यहाँ। ऐसे इनके पास सिर्फ जो है आमदनी का स्रोत वो था, और उसके बाद 1-8 एकड़, आधा एकड़ कुल खेती थी, पूरे परिवार की 5-6 एकड़ थी, उसमें से इनके पिताजी 5-6 भाई थे तो 1 एकड़ थी। तो वो जो इनके पास आर्थिक स्रोत कहीं नहीं थे। लेकिन एक चीज जो पहले दिन से, चाहे उनकी बहुत शुरुआत थी, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हो, शिक्षक से बातचीत हो या बाकी लोगों से बातचीत हो, एक चीज ये थी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने परिवार में अलग थे, सबसे अलग इसलिए थे कि उनकी सोच शुरू से बड़ी थी। जैसे जो चीज वो आज कर रहे हैं, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताने की कहानी, वो उनके शिक्षक ने ये बताई कि वो खेल खेल में भी ये करते थे, जब उन्हें आता नहीं था, लेकिन बैठे बैठे को 3री क्लास या 4थी क्लास में कभी बताओ तुम हाथ दिखाएं, तो ये वो खेल खेल में भी करते थे। और दूसरा जो बड़ी चीज ये है, जो मेहनत की बात है बचपन में, कि जिस समय मेहनत की जो स्थिति थी कि चूंकि इनके पिताजी बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं थे, पंडिताई भी ठीक से नहीं करते थे, तो घर का लालन पालन बड़ा कठिन था। तो छतरपुर से आगे जहां तक भी ये गए, जैसे मान लीजिए इनका जो गांव है, उस गांव से जटाशंकर धाम है छतरपुर में, लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। तो 75 किलोमीटर दूर वो, और इनके मामा रहते थे वहां जटाशंकर, तो वहां भी एक अलग चुनौती थी, क्योंकि जटाशंकर धाम पे भी अलग अलग पंडित थे जो कथा सुनाएगा लोगों को, वहां भी आप सामान्य एंट्री नहीं थी। लेकिन इनके मामा ने वहां के लोकल पंडितों से थोड़ी बहुत बातचीत की। तो जब ये 75 किलोमीटर दूर ऑटो टेम्पो से, मतलब आज से 20 साल पुराना ऑटो टेम्पो, लगभग मतलब 3 घंटे कम से कम लेता होगा 75 किलोमीटर जाने में, तो अपने गांव से वहां जाते थे स्कूल के 7 दिनों में से 2 या 3 दिन गोल मार के 3 दिन वहां जाते थे। एक बार की कथा वहां बैठ के सत्यनारायण की कथा जटाशंकर धाम की सीढ़ियों पे पढ़ते थे। 5 रुपए, 7 रुपए, 3 रुपए, 11 रुपए, अधिकतम 11 रुपए वहां मिलता था। 2-3 दिन में वहां से करीब 50 रुपए, 60 रुपए लाए, और जाने के पैसे नहीं होते थे, तो ऑटो वाले चूंकि परिचित हो जाते थे, तो ऑटो वाले को बोलते थे कि हम लौटते में कथा से पैसा ले आएंगे तो तुम्हें देंगे, तो 5 रुपए 10 रुपए लगता होगा। तो अगर आप समझिएगा 2 दिन वहां कथा करी, मतलब सीढ़ियों पे बैठ के 50-60 रुपए में 5 रुपए जाने का लगा होगा, 5 आने का, कुछ खाने पीने का, 30-40 रुपए वहां से लाए। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अधिकतम 15 साल पुरानी बात आपको बता, जब उनकी उम्र 13-14 साल होगी। तो ये उस लेवल का संघर्ष उनके जीवन में पैसे का रहा। और इसके बाद बहन की शादी के तो बहुत सारे किस्से उनने सोशल मीडिया पर स्वयं बताए हैं। लेकिन भाव ये है कि इंसान के पास पैसा आने के बाद उस पैसे का यूज कैसे करता है। तो पैसा आने के बाद जो उनकी बाकी विकल्प हैं वो ठीक है कि अब आज के दौर में आदमी को लग रहा होगा कि धाम इतना बड़ा हो गया, इतना पैसा, लेकिन जब पैसा आना जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से भंडारा शुरू कर दिया। पैसा आना जिस दिन से शुरू किया हुआ उसी दिन से उन्होंने कन्याओं का विवाह शुरू कर दिया कि हम भूखे हैं,
हम भूखे रहे, वो शायद बचपन में जो अभाव रहा, तो हम अगर भूखे रहे तो अगर हमारे पास अब सामर्थ्य है तो हमारे जरिए कुछ लोगों का भोज पेट भर जाए। हमारी बहन की शादी में अगर किसी वजह से कष्ट हुआ तो हम अगर सक्षम हुए तो हमारी वजह से किसी की शादी हो जाए। तो ये भाव किसी ना किसी ये बताता है कि एक व्यक्ति अगर सकारात्मक भाव से काम करे तो उसके बहुत कई सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, बिल्कुल हर व्यक्ति में होती हैं। वो अभी भगवान तो है नहीं, लेकिन नेगेटिव चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप उस भाव को याद रखते हो जो आपने गुजारा है अपने बचपन में या अपने संघर्ष में, उस भाव से आप किसी एक व्यक्ति का भी भला करते हो तो शायद वो पुण्य आपके काम आता है। वो दिख रहा है। शायद हॉस्पिटल खोलने का ख्याल भी इसी सबसे आया था उनके मन में। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसी प्रकार से आया। इस किताब में आपने कुछ विवादों का भी जिक्र किया ही है, जो शायद अगर कोई बहुत पॉजिटिव पक्ष रख के लिखने वाला होता तो उससे बच जाता। आपने श्याम मानव का पूरा इंटरव्यू इसमें प्रकाशित किया, साथ ही बागेश्वर सरकार का भी पक्ष उसमें आपने रखा है। श्याम मानव विवाद को बाबा बागेश्वर ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। एक तरह से देखा जाए तो श्याम मानव विवाद ना होता तो बाबा बागेश्वर इतनी ऊंचाई तक अभी नहीं आ पाते। तो श्याम मानव विवाद के बाद जब आपने बागेश्वर सरकार से बात की तो क्या उनके मन में ये तलखी थी कि उसका भी पक्ष ले रहा है और मेरा भी पक्ष कुछ ले रहा है? ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास नहीं। अब एक फोन आया था है ना, जब उनको पता चला कि श्याम मानव से हम इंटरव्यू करके आए तो फोन आया तो बोले क्या कह रहे हो तो हमने कहा क्या कह रहे हो तो हमने बताई, हमने कहा बहुत सारी चीज है, लेकिन मूल बात फिर हमने उनको बताई। वो शायद हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि उनके कितने काम आई होगी। दरअसल श्याम मानव जो है वहाँ महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उस समिति के वो अध्यक्ष हैं। वो समिति दरअसल महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा और पाखंड को खत्म करने के लिए पूरे सारे दलों ने मिलकर बनाई। और जब सारे दलों ने मिलकर बनाई उसमें ये नियम था कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें भविष्य में चाहे आपके पक्ष में हो या विपक्ष में कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बहुत फ्री हैंड है। उसका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी होता है वो उसमें गृह मंत्री होता है महाराष्ट्र का, वो सबके साथ होता है। तो जब ये गए तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कि आप पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर इसी बीच इन्होंने कथा 2 दिन पहले खत्म करी। श्याम मानव का ये कहना था कि जब हमसे डर के भाग गए। इनका ये कहना था कि हमने पहले 2 दिन पहले घोषित कर दी थी कि कथा हम खत्म करेंगे। उनकी चुनौती थी कि बंद कमरे में आप हमें साबित करके दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। इनकी चुनौती ये थी कि तुम सामने आ जाओ, हम हजारों लोगों के सामने साबित करके दिखाते। कुल मिला के ऐसे ही चल रहा था। लेकिन बड़ी बात जो हमें पता चली जब श्याम मानव का इंटरव्यू किया कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कानून ये कहता है कि आप अंधविश्वास और पाखंड के नाम पे पैसा नहीं ले सकते किसी से। और ये बात फिर मैंने महाराज जी को बताई, जब उन्होंने पूछा तो हमने कहा इनका जो आरोप है सिर्फ इसी में आप सही हो जाओगे, वो गलत है। बोले कैसे? कि हमने कहा जब आप पैसा ले ही नहीं रहे तो फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन का वो कानून ही आप पे लागू नहीं होता, क्योंकि इसके बाद तो विश्वास और अंधविश्वास तो अपनी निजी आस्था का खेल है। अगर पैसा ले रहे हैं किसी बात को लेके तो उसमें अंधविश्वास या आपका वो कानून लागू होता है। तो उसमें ये है कि आप किसी को फाइनेंशियली किसी से ठगी नहीं कर सकते कि आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताओ, झाड़ फूक करो। तो चूंकि झाड़ फूक भूत भविष्य वर्तमान ये तो युगों युगों से भारत में चला आ रहा है। जिसको श्रद्धा है उसके लिए विश्वास है, जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए अंधविश्वास है। लेकिन चूंकि इनके दरबार में ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई पैसा नहीं लगता, अभी भी जैसे आप सार्वजनिक जो दरबार होते तो उसकी कोई टिकटिंग नहीं है, या उसका कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमसे दरबार के नाम पे पैसा लिया। बाकी तो आयोजन होते हैं, समाज के सहयोग से होते हैं, वो तो खर्चा होता है, लेकिन सीधे तौर पे इसका कोई पैसे का लेन देन नहीं होता। तो ये लाइन जहां तक मुझे पता है कि यही वो लाइन थी जिसके आधार पर वहां कार्रवाई रुकी, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं था कि वहां कार्रवाई रुक जाती, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप श्याम मानव के मामले में या उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के मामले में महाराष्ट्र का बड़े से बड़ा पॉलिटिकल आदमी भी उसमें हाथ नहीं डालता है। इस किताब में एक महत्वपूर्ण पक्ष है बाबा की निर्मिति में मीडिया और सोशल मीडिया के रोल का। खास करके आपने संस्कार टीवी का बहुत अच्छा विवरण दिया है कि उनके जो सीईओ हैं उन्होंने काफ़ी अपनी टीम बिठा करके देश और विदेश में। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया और संस्कार टीवी का रोल बाबा की निर्मिति में वाकई इतना बड़ा है? निश्चित तौर पे। अब आप जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी भी 4 चीज़ें होती किसी भी इंसान के बनने में, एक प्रोडक्ट, एक मार्केटिंग, एक उसकी काबिलियत और एक उसकी किस्मत। किसी भी इंसान के बड़ा बनने में ये 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
तो अगर प्रोडक्ट में दम होगी और बाकी तीनों चीजें नहीं है, उसकी मार्केटिंग नहीं है, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, दुनिया के बहुत बड़े से बड़े ब्रांड आप जो है वो घर में रखे रह गए, उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई। और अगर ब्रांडिंग बहुत अच्छी भी कर लो, प्रोडक्ट में दम नहीं है तो भी गड़बड़ है। तो ये दोनों चीजें रही। जिस प्रकार से 4 साल पहले संस्कार टीवी ने पूरे जो मीडिया सेटअप को टेक ओवर किया, उसके बाद से पूरा सेटअप बहुत अलग लेवल पे गया। 2-3 चीजें उसमें महत्वपूर्ण है। एक तो सोशल मीडिया, पूरी सोशल मीडिया की हैंडलिंग, और दूसरी चीज नेशनल मीडिया। किसी भी भारत देश में पिछले 15-20 सालों में नेशनल मीडिया का जो रोल है कि वो किसी भी दिशा में किसी भी विषय को मोड़ सकती है। आप जैसे सिंपल सी बात है, श्याम मानव वाले विषय को मीडिया चाहे तो उधर घुमा देती, मीडिया चाहे तो उधर घुमा देती। तो जब आपकी मार्केटिंग, मीडिया की मार्केटिंग आपकी तगड़ी हो और बड़े विवादों के बीच से आप अगर निकल गए, दुनिया में जो बड़ा आदमी आएगा, जो बढ़ेगा, उसके साथ विवाद साथ साथ चलेंगे। तो वहां से जो मीडिया का जो सिस्टम रहा वो बहुत तगड़ा रहा। जैसे हम आपको बताएं, जैसे ये रायपुर वाली कथा जब श्याम मानव विवाद के बाद हुई, उसके बाद जो मीडिया में इंटरव्यू आए, जब उन्होंने अचानक से जैसे ही रायपुर की कथा के बाद जब चीजें बढ़ी, माइनस मतलब विपक्ष वाली भी बढ़ी, पक्ष वाली, तो अचानक से जब महाराज ने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा दिया, उस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को एकदम से मीडिया ने हाइप दे दी, तो उसका हिंदू राष्ट्र पे चर्चा शुरू हो गई और श्याम मानव विवाद पे खत्म हो गई। तो चर्चा का सार ही मोड़ दिया गया। तो जब वहां चर्चा का सार मोड़ दिया गया, तो ये सब चीजें लोकल लोगों के बस में नहीं थी। चाहे जो भी मीडिया का मैनेजमेंट हो या जो भी लोग हों, तो लोकल लोगों के बस में कम से कम ये नहीं थी। ये चीजें निश्चित तौर पे, चाहे संस्कार टीवी कह लें या महाराज जी का और भी अपने 2-4 मीडिया का सिस्टम है या सोशल मीडिया सिस्टम है, उससे इनको सीधे तौर पे लाभ मिलता। बाबा के जो महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं, एक तो अखंड भंडारा है, सामूहिक कन्या विवाह है, और तीसरा हॉस्पिटल है। इस 3 चीजों के अलावा वो हिंदू राष्ट्र भी एक चौथा एक एंगल है, जिसमें जिस पैकेज के अंतर्गत गौरक्षा और धर्मांतरण विरोधी मुहिम और घर वापसी तमाम चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के साथ साथ हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बाबा के आसपास, संजय दत्त, अनुपम खेर, ये सारे लोग खींचे हुए आते हैं। आपको लगता है कि बाबा में वाकई कोई सिद्धि है या कोई चमत्कारिक शक्ति है जिस वजह से ये लोग आते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। अब चमत्कार, जैसे मैंने कहा, विश्वास और अंधविश्वास ये तो अपने निजी हैं, लेकिन आज की तारीख में बाबा का जो ग्लैमर है, तो बाबा को ग्लैमर की जरूरत है और ग्लैमर को बाबा की जरूरत है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं। एक सेलिब्रिटी, जब संजय दत्त हो या देश के प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा क्रिकेटर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, जब कोई बहुत बड़ा आदमी किसी व्यक्ति के पांव छूता है तो उसके फॉलोअर्स ऑटोमेटिक पांव छूने लगते हैं। एक ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है कि वो जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे संजय दत्त हो या सहवाग हो, उनको भी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए बाबा जी की जरूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रही बात चमत्कार की, तो मैंने सिंपल, मेरा अभी तक का जो अपना अनुभव है कि उनके भीतर एक विषय जरूर है जिसको आप या तो आर्ट कहिए, कला कहिए, चमत्कार चाहिए, कि वो अगर आपके सामने हैं तो वो आपके मन की बात बता देंगे। अब इसको कोई कहे कि ये सुहानी शाह भी बता देंगी, या कोई बुंदेलखंड का किसी गांव में बैठा छोटा सा कोई गुनिया भी बता देगा, वो आपका अपना विषय है, इतना विषय है। लेकिन जो इसके आगे की हम बात ये करते हैं कि अगर ये कला हजारों लोगों के पास है भी, तो भी इतनी बड़ी भीड़ को बनाना, इतने लोगों को 5 साल से इस भीड़ को मेंटेन करना, ये चमत्कार है। मतलब कम्युनिकेशन की जो कला है, ये चमत्कार मेरे नजर में। उनकी जो इतने लोगों को 5 साल तक बांधे रखना ज्यादा बड़ा चमत्कार है, ना कि किसी के मन की बात बता देना, क्योंकि ये किसी को संभव नहीं है। किसी भी एक व्यक्ति से इंसान बोर हो जाता है। उसी के भाषण 5 साल पहले अच्छे लगते थे, आज अपन को वही बोरिंग लगने लगा है। उसी एक्टर की फिल्म 5 साल पहले हाउसफुल चलती थी, आज पूरे थिएटर खाली हैं। तो किसी व्यक्ति का लाखों लोगों को अपने प्रति आकर्षण बनाए रखना, ये मेरी नजर में चमत्कार है। बाकी आस्था और अंधविश्वास सबका निजी विषय है। बाबा के कार्यकाल के बहुत कम समय हुए हैं, अभी 4-5 साल से धीरेन्द्र शास्त्री अभी करेंसी में है, बहुत चर्चा में है। और क्या आपको लगता है कि 10-15 साल के बाद आप इस पुस्तक का एक नया खंड लिखेंगे, अगर वो इस तरह से चर्चा में बने रहे तो? हो सकता है 10-15 साल बाद हमारे ऊपर ही किताब लिखी जाए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए,
अभी हमारे पास समय कम है। हम इस किताब में जो मुख्य बातें हैं, इस किताब में काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी हैं जो कि बाबा के फैमिली मेंबर्स के हैं, उनके माता पिता के हैं, बचपन के हैं। तो उनके क्रिकेट खेलते हुए भी कुछ तस्वीरें हैं। मोदी जी वगैरह के साथ तो लोग टीवी पे देख ही चुके हैं। उनके टीचर की तस्वीरें हैं जो स्कूल में पढ़ाते थे उनको। तो इसमें हमने कोशिश की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन के 360 डिग्री को हम कैप्चर करें, अभी तक का जो भी छोटा सा जीवन है उनका। क्योंकि 29 साल की उम्र, मैंने पहले ही कहा था, कोई जीवनी लिखने के लिए बहुत मुफीद उम्र नहीं होती है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ घटना अभी बाकी है। तो अभी तक तो जो उनकी चमत्कारिक यात्रा रही है उसको इस किताब में कैप्चर किया गया है। और आगे जैसा कि हमारे लेखक ने कहा है कि ये चाहेंगे कि इनके जीवन पे भी कुछ हो सकता है लिखी जाए। तो अब मैं इस फ्लोर को छोड़ता हूँ कि आप लोग कुछ सवाल अगर पूछ सकें जो कि मन में किसी के आ रहे हैं। तो लंबे समय से आप बुंदेलखंड का जो छवि थी उसको बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक सफल भी होते आए हैं। बुंदेलखंड की जो करीब बुंदेलखंड ने कई बड़े नाम, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग रहे जिन्होंने बुंदेलखंड को कुछ दिया बड़ा नाम करने के बाद। आपको पहली बात तो ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री अस्पताल तो अभी आ ही रहा है, भविष्य में बुंदेलखंड को भी कुछ दे सकते हैं? और जो जिन्होंने पहले दिया, हरि सिंह गौर जैसे कई बड़े नाम हैं, क्या उन पर भविष्य में कुछ किताबें या उन पर भी कुछ लिखने का विचार कभी भविष्य में आपका? देखिए, एक चीज हम आप तो और एक सवाल और इसमें कि केवल धीरेन्द्र शास्त्री को का विषय चुनने की वजह क्या थी? क्या ये बुंदेलखंड से आते थे इस वजह से, या फिर अगर वो बुंदेलखंड से नहीं होते तो भी क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर आप लिखते? तो शायद नहीं लिखते, क्योंकि जैसे हम पिछले 3-4-5 साल पहले कह चुके हैं कि जितना भी जीवन में जो काम करेंगे उसमें 90% या 99% काम हम बुंदेलखंड पर ही करेंगे। तो अब हमारा पिछले 2-3 साल से किताब लिखने का मन था, आपसे कई बार चर्चा भी हुई, लेकिन हर बार विषय यही था कि कुछ बुंदेल या बुंदेलखंड पे मिले तो लिखेंगे। तो ये बुंदेलखंड से कनेक्शन इस किताब लिखने की बड़ी वजह है। और दूसरी बड़ी वजह है कि हमने अपने जीवन में किसी भी बड़े आदमी को इतने करीब से देखा ही नहीं है ना, कि हमने उसकी शून्य से लेके और पीक तक की जर्नी हमने एकलौते आदमी की देखी। तो इसलिए वो उनकी हमने जर्नी प्रॉपर शून्य से ही देखी है। जो 4 ही साल 4.5 साल पहले की बात करें तो शून्य से लेके इतनी बड़ी जर्नी हमने देखी। और मुझे लगता है कि हम जैसे अधिकतम 10-5 ही लोग होंगे जिन्होंने उस जर्नी को इतने करीब से देखा होगा, शास्त्री जी की। तो उनमें से ही कोई लिखता, अगर भविष्य में लिखता भी तो इस एक तो बड़ी वजह ये थी। और दूसरी बड़ी वजह, दूसरा सवाल आपका क्या था? अगर ये बुंदेलखंड के तो हो जी, क्या कुछ और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बुंदेलखंड के लिए किया है उन पर कोई किताब लिखने की योजना? उन पर देखिए, हम तो लिख देंगे, लिख भी देंगे, बिकवा भी देंगे, प्रकाशक छाप दे तो सचिन जी सर, अध्यात्म और धार्मिक मामलों से जुड़े जो संत लोग हैं उनके साथ जो है लिखने पढ़ने की अपनी रिस्क होती है जी। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बात के जिसकी ओर इशारा भी किया था सुशांत जी ने, आपको अभी तक ये लगा कि ये रिस्की भी है मामला, कि कल जो है कोई चीजें पलट जाएंगी तो लेखक की अपने साथ जो समस्याएं पैदा होती हैं ऐसी स्थितियों में, ये कुछ सोचा कभी? ये सर इसीलिए हमने बार बार इस बात को क्लियरिफाई किया कि ये ना तो धार्मिक किताब है, ना ये व्यक्ति के द्वारा लिखवाई गई किताब है। ये जो हमने देखा, तो जो हमने देखा वो अपनी आंखों से सत्य देखा। तो इसलिए भविष्य में परिस्थितियां हमारे पक्ष में रहे या उनके विपक्ष में रहे या कोई भी रहे, लेकिन ये उनके जीवन की ऑथेंटिक किताब बन जाएगी बिना उनको इन्वॉल्व किए, क्योंकि हमने उनके लगभग हर करीबी तक हम पहुंचे और बाकायदा उनके रिकॉर्डेड बयान उनमें लिए, जैसे मतलब पत्रकारिता के जितने उसके फॉर्मूला होते हैं, मैं सबूतों के साथ। तो एक तो आधी चीजें सबूतों के साथ है और आधी चीजें हमारी खुद की आंखों देखी है। तो जो देखा उसमें प्लस माइनस नहीं है, जो देखा बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। महाराज जी को चूंकि जानने वाले उनकी बहुत सी चीजें जानते हैं, इसमें एक उनके पारिवारिक संघर्षों की भी कहानी है। जी जी। मतलब मैं उन संघर्षों की बात कर रहा हूँ जब उनकी सफलता के दिन थे और उनके भाई के कुछ विवाद शुरू हुए थे। तो आशा है लेखक ने किताब में इन बातों का जिक्र किया होगा और इसको एक लेखक के रूप में आपके निजी विचार भी मैं जानना चाहूंगा। जी, चूंकि इस पूरे विषय में उनके परिवार की सिर्फ जानकारी है, इसके अलावा जो धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े, उनसे व्यक्तिगत जुड़े जितनी भी चीजें, चाहे वो विवाद हो चाहे पॉजिटिव हो,
उनके सिर्फ उनका हमने इस पर मेंशन किया, चूंकि हमारी जब प्रकाशन से बात हुई तो ये तय हुआ था कि जैसे अब उनके कोई चेला है, उसका कोई विवाद है, उनके भाई के विवाद है, उनकी अच्छाई या बुराई उसमें कुछ नहीं हो, उनका परिचयात्मक परिचय है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा निजी कोई भी विषय हो, चाहे विवाद का, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों को इसमें शामिल किया है, क्योंकि पुस्तक व्यक्ति पे है, व्यक्ति के खानदान पे नहीं। हाँ, चूंकि उनके भाई के विवाद उनके साथ ही लगभग जुड़ते हैं हर बार जी। तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहता है। नहीं, पहलू है, लेकिन अब हमारे भाई तालबेट में बैठे हैं, उनका कोई विवाद हो तो उसका हम उसके जिम्मेदार हम नहीं है, और ना हम पे कोई लिखेगा तो वो उसको जोड़ेगा। वो तो हर बड़े व्यक्ति के साथ ये होता है, और वो उसको, चाहे आपका परिवार का सहयोग हो या नुकसान हो, तो दोनों में आपको तो उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन बतौर लेखक, चूंकि ये किताब एक व्यक्ति विशेष पर है, तो उन व्यक्ति के परिवार की किसी ना, उनमें ऐसा भी नहीं कि हमने उनके माँ, भाई या पिता की कोई बहुत पॉजिटिव चीजें लिखी हो, नेगेटिव। हमने विषय केंद्रित रखा कि धीरेन्द्र के शास्त्री के जीवन के चाहे सकारात्मक पक्ष हो या नकारात्मक, वो उसमें लिए हैं। सचिन भैया, बागेश्वर धाम का तो फिर काफी नाम है, 4-4.5 साल में हमने भी देखा, और आपने उस पर किताब लिखी, निश्चित ही पढ़ने लायक होगी। उनकी जो यात्रा है वो भी हम लोगों ने देखी, उनकी सफलता की, और जो ग्लैमर है, तमाम चीजें। मैं तो आपकी सफलता की बात कर रहा हूँ। ये 6-7 साल में जो आपने नाम कमाया दोस्त, ये तो बताओ यार, 30-30 साल हो गए, हम लोग कोई नहीं जानता है। मतलब आपने क्या कर रहा है ऐसा है, मतलब नेता हो, अभिनेता हो, मुख्यमंत्री हो, कोई हो, मतलब संतरी हो, कोई, हर आदमी आपका दीवाना हुआ जा रहा है। मतलब इस लिहाज से नहीं बोल रहा, मतलब मेरी आपकी कोई इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं कि मुझे आपको कुछ लाभ देना, लेकिन गजब कर दिया यार, मानना पड़ेगा। बुंदेली का ये सब सिर्फ बुंदेली का प्रभाव है। जब हम पूरा काम छोड़ के अपनी मिट्टी की सेवा करने उतरे, तो मिट्टी तो, अपनी माटी तो फिर फल देती है, वही फल मिल रहा है। वो संघर्ष लंबा है। जैसे हमने कहा ना कि हम 4 साल में नहीं बने, हमें 21 साल लगे हैं। जी सर, हमारा सर, हम अपने मित्रों से कहते हैं, हम आपको भी कह दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को नर्मदा जी की तरह बहता हुआ मानते हैं, कि जब रास्ता बड़ा दिखेगा तो आपको भेड़ाघाट भी दिखाई देगा, नहीं तो बहुत सकरी गली से भी है। तो अपने आप बह रहे, हमारे पीछे ना कोई योजना है, ना परियोजना, ना कोई सहयोग, ना कोई विरोध, हम सामान्य चले जा रहे हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं और दौड़ेंगे किसी के पीछे नहीं। सचिन सर, एक सवाल, जिस तरीके से जो ख्याति गुरुदेव की है कि एक पर्ची खोल के वो भविष्य बताते हैं, तो पूरे भारत में ऐसे 1000-1500 लोग होंगे जिनको हम सोशल मीडिया पे निरंतर देखते हैं। लेकिन पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से मीडिया का और पॉलिटिकल लोगों का और औद्योगिक घरानों का जो सहयोग आपको प्राप्त हुआ है, उसने कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता में सहयोग किया है। और चूंकि राजनीति में भी कभी कभी ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि सरकारें बदलती हैं तो पूरा निजाम देश का बदलता है, कभी सरकार बदलती है या मीडिया का रुख आपसे सपोर्ट कम होता है, तो क्या आपकी इनकी गुरुदेव की लोकप्रियता बरकरार रहेगी, ऐसा आप उम्मीद करते हैं क्या? देखिए सर, लोकप्रियता तो धार्मिक क्षेत्र में, जहां तक मेरा मानना है कि जो एक बार जिसकी श्रद्धा से अगर कोई जुड़ा है, तो आसाराम बापू 20 साल से जेल में है, उनकी आज भी घरों में पूजा हो रही है। 1 मिनट। और रही बात सरकारें बदलने से या बाकी बदलने से, ये सेलिब्रिटी बदल जाएंगे, ये गारंटी है। अगर कुछ डाउनफॉल आया तो वो लोग जो आज इस लोकप्रियता के लिए जुड़े हैं वो बदल जाएंगे, वो किसी के भी साथ होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से जुड़ा या भाव से जुड़ा है या धाम से जुड़ा है, तो मुझे लगता है कि नहीं हुआ। जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि 20 साल से आसाराम बापू आज भी जो उनके अपने श्रद्धालु हैं, उनके घरों में आज भी पूजे जा रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सचिन आपको इस पुस्तक के लिए, और इस पुस्तक के माध्यम से जो वर्णन आपने किया है, अभी पढ़ा तो नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से आज हमारे देश में बाबाओं का बोलबाला है और हर तरफ बाबा ही बाबा, और बाबा के पास इतना पब्लिक फिगर है कि वो किसी को अगर सपोर्ट कर दे तो पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये बागेश्वर धाम भी अपने एरिया में बहुत ज़्यादा, और लंदन तक हो आए हैं, उनकी वहाँ भी मतलब अच्छी पॉपुलैरिटी है। मुझे ये यथार्थ जानना है, चूंकि आप वहीं से हैं, कि ऐसे क्या कोई इतना ज्ञानी हो सकता है, या कोई इतना कैसे हो सकता है कि पर्ची निकाल के किसी के बारे में भी कुछ भी बता दे और वो उसकी भविष्यवाणी सही होती है, या ये कृपा होती है, या ये क्या है, यथार्थता क्या है इसके अंदर? क्या आपने अपनी बुक में भी उसको मेंशन किया है? हमने उसमें
जो होता है वो सेम टू सेम मेंशन किया है। और बाकी जो आपने कहा, जैसे मैंने अभी आप शायद लेट आए, कि ये एक आर्ट है जो देश में 1000 लोगों में होगी, कम से कम 1000, इससे ज्यादा भी होगी। लेकिन अब उसको कौन किस रूप में लेता है? अब उस आर्ट को एक व्यक्ति धर्म का नाम दे, एक व्यक्ति साधना का नाम दे, एक व्यक्ति आर्ट का नाम दे, लेकिन इसके और आगे की चीज जो 2-3 चीजें हमने अपनी अनुभव की, जो कि मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो कैमरे के जरिए सुन रहे हैं, मैंने आज तक अपने जीवन के बारे में महाराज जी से ना कुछ पूछा, ना इच्छा जाहिर करी, क्योंकि मैं विशुद्ध कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ, ईश्वर में भरोसा रखने वाला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि लाओ हम तो भविष्य के बारे में बताते हैं? मैंने पूछा ही नहीं, मैंने वो जिक्र आज तक नहीं किया। लेकिन एक दो अनुभव मेरे पास है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जैसे आमतौर पे आप चाहे सुहानी सहायका की बात करें या और बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें, जो मैं एक बहुत निजी अनुभव आपको बता रहा हूं व्यक्ति के साथ, अभी वो आज आ नहीं पाए तो उनको भी आपके सामने खड़ा करता। आमतौर पे हमने जितने भी लोगों को भविष्य बताने वालों को देखा है, तो वो कम से कम आपके सामने जाएंगे, एक बार आपका चेहरा बहुत गौर से देखेंगे या कोई बात करेंगे। एक हमारे मित्र हैं लकी तिवारी, तो हम लोग पिछले साल अनामिका अंबर और हप्पू सिंह को लेके हम वहाँ बागेश्वर धाम गए थे। तो लकी तिवारी बहुत दिन से हमसे बोल रहे थे कि वो भैया हमें महाराज जी से मिलवाओ। तो हमने कहा भीड़ भाड़ है, आप मंच के पीछे रहना, समय होगा तुम बुला लेंगे। हमने उनको अचानक बोला, महाराज जी ऐसे बैठे थे, हम ऐसे बैठे, वो लकी तिवारी ऐसे आए, उन्होंने बस ऐसा प्रणाम किया और महाराज जी ने अपने आप से, ना उन्होंने बोला कि हमारी समस्या या कुछ, बोले वो आपकी बिटिया को ऑटिज्म जैसी कोई दिक्कत है और गर्भ के समय कुछ डिस्टरबेंस हुआ था और वो दिक्कत है, करीब 8-10 साल बाद वो नॉर्मल पे आ पाएगी, उसके पहले नहीं आ पाएगी। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब इसके पीछे क्या है? पीछे तो सब, अब आप उसको चमत्कार कह लो, आप उसको ज्ञान कह लो, आप उसको लॉजिक, वो आपके ऊपर है। इकलौता ये उदाहरण, जैसे आमतौर पे जैसे बाकी भी बहुत सारे संत लोग भविष्य बताते हैं, ज्योतिष भी बताते हैं, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपका ठीक से पूरा चेहरा स्कैन करेंगे, माथे की रेखाएं पढ़ेंगे, कुछ तो करेंगे। से केवल एक व्यक्ति ऐसा आपका दिख रहा है, ऐसा मुंह से चेहरा ऊपर किया और इतनी बात उन्होंने ये बताई, ये है। अब इसको लेना किस रूप में है वो आपको तय करना है, लेकिन इतना तो प्रत्यक्ष मेरा अपना अनुभव है, अपने बारे में नहीं है, जो मेरे एक साथी के बारे में मैंने अपना अनुभव आपको बताया। मतलब जिस तरीके से वो बता देते हैं, तो दुनिया में जो भी आगे होने वाला है वो सारी चीजें प्रैक्टिकेबल हैं, फिर तो मतलब वो देखी जा सकती हैं। नहीं, ये देखिए, मैंने अभी तक अपना जो अनुभव किया है कि वर्तमान बताया गया है, जितने भी देश में लोग बता रहे हैं, चाहे आप उसको साइंटिफिक तरीके से देखें या रिलीजियस तरीके से, भविष्य किसी ने नहीं बताया है और ना किसी ने क्लेम किया अभी तक कि मैं भविष्य बता सकता हूं। इस देखिए, बहुत सिंपल सी चीज कि तर्क और कुतर्क में बस इतना ही अंतर है कि तर्क ये कहता है कि हम आपके बारे में बता सकते हैं, कुतर्क ये कहता है कि 20 साल आगे की बताओ। तो 20 साल आगे की अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला, इंक्लूडिंग महाराज जी, जो 20 साल आगे की बात बता रहे हो। पॉजिटिविटी ये भरी जाती है, जितना मैंने अनुभव किया कि आपका किसी का वर्तमान बताया, व्यक्ति इन्फ्लुएंस भी होता है उससे, फिर उसको एक पॉजिटिव फील दे देते हैं कि यार आप एक काम करो, ऐसा करो, या मान लो भगवान के दर्शन करो, या जो भी आप व्रत करो, उससे मन के भाव बहुत अच्छे होते होंगे या होते हैं, तो इंसान एक पॉजिटिव फील के साथ आगे जाता है, तो उसको प्रोग्रेस मिलती है, फिर वो अपने गुरु को नमस्कार करता है। एक्चुअली मैं एक चीज इससे जोड़ना चाहूंगा। एक शायद वोल्टेयर या फूको ने किसी ने कहा है कि वो नास्तिक और आस्तिक पे कोई बात हो रही थी कि नास्तिक होना अच्छा है या आस्तिक होना अच्छा है, तो उसने कहा कि भाई अगर ईश्वर नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है और उससे कुछ मुझे संतोष मिल जाता है तो घाटा क्या है। तो बोला गया कि कोई घाटा है नहीं उसको ऑन करने से, तो मैं जो है सो 51% ईश्वर के पक्ष में ही खड़ा रहूंगा। सर, ये बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम को देखकर कई ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं, तो एक पंडोखर सरकार भी आजकल बहुत प्रचलित है, तो सर उनमें और इनमें क्या समानता और क्या असमानता है? एक तो पंडोकर सरकार बागेश्वर सरकार से पहले के, बाद में नहीं है। अच्छा, वो पहले से पर्ची निकाल रहे हैं। इसमें जिक्र है, आपने किया है। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो ब्रांडिंग में मात खाए हैं, मैंने अभी कहा कि प्रोडक्ट के साथ ब्रांडिंग चाहिए, उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हो पाई है ना। और तीसरी बात, अगर आप पंडोकर सरकार के अलावा किसी की बात करें
तो बुंदेली बौछार के बाद भी ढेरों बुंदेली चैनल शुरू हुए, लेकिन चल बुंदेली बौछार रहा है। भैया मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बागेश्वर धाम सरकार की इस किताब में काफी अलग अलग नजरिए से और अलग एक्सपेक्ट से आपने सबको टटोला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इस किताब को लिख रहे थे तो इसकी रिसर्च के दौरान आपको क्या कठिनाई आई, और आपके जीवन में भी जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो जीवन में भी झलकती है, तो क्या सकारात्मक बदलाव हुए? सकारात्मक बदलाव तो ये हुआ कि सालों बाद हमने लिखना शुरू किया, क्योंकि हमारा बोलने का काम है पिछले कई साल से, तो लेखन की तरफ वापस लौटे। और उत्साहजनक ये है कि जैसा इसका रिस्पॉन्स, अब चूंकि हम पहले तो इवेंट में अपने बुंदेली समागम में व्यस्त थे, लेकिन 3-4 दिन से जब से इसको हमने सोशल मीडिया के जरिए किया है, तो 3 दिन पहले ये ऑल इंडिया 60,000 की रैंक पे थी जब नेहा जी ने हमें बताया, और आज ये 7,000 से कम की रैंक पे है। 53,000 कदम हम 3 दिन में आगे बढ़े हैं। और एक दिन तो हमने देखा कि 5,000 से नीचे आ गई, एक दिन 5,000 से नीचे भी आई, और परसों 1 घंटे के लिए तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई, तो इनको बोल के दोबारा हमें वहां पहुंचानी पड़ी। तो सकारात्मक बदलाव ये है कि जब आप लेखन करते हैं, पत्रकारिता में खास तौर से, पत्रकारिता में लेखन से बड़ी कोई चीज नहीं है, बाकी सब तो आप अलग विषय है, लेखन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चाहे हम लोग प्रिंट मीडिया में, हमारे विकास जी भाई साहब, विनय भाई साहब दोनों बैठे हैं, तो लेखन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अगर जिसको लिखना आता है उसी को बोलना आता है, उसी को बाकी सब करना आता है। बिना लिखे कोई पत्रकार कहला सकता है, पत्रकार हो नहीं सकता। तो लेखन एक सुधरा। और जो उसकी चुनौती की बात है, चुनौती तो जीवन में इसमें कुछ चुनौती जैसा हमारे लिए कुछ नहीं था। चुनौती केवल ये थी कि महाराज जी के करीबी लोगों को इस बात के लिए सहमत करना कि महाराज जी को बिना बताए तुम उनकी चीजें हमें बता दो। नहीं तो हर जो उनके खास तौर से परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग महाराज जी की सहमति अगर उनके पास जाती, फिर महाराज जी हाँ करते ना करते, जो भी करते, तो हम उस प्यार मोहब्बत से, जिसको कहते हैं पुचकार पुचकार के, हम सब चीजें निकाली। यही, इसके अलावा दिल्ली लेवल पे भी, चाहे संस्कार टीवी के मनोज त्यागी जी हों, केशव जी हैं, वो अपने दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन तक पहुंचना और उस भाव से उनको इस बात के लिए कन्विंस करना कि आप वो सब चीजें हमें दें। वो भी, उनकी भी वही बात कि उन्होंने भी महाराज जी से इस बात की परमिशन नहीं ली। तो हमारा ये था, ऐसा नहीं कि महाराज जी से हमें परमिशन मिलती नहीं, मिल जाती, उनसे निवेदन करते हमें भरोसा है मिल जाती। लेकिन चूंकि हम इसको धाम की किताब नहीं बनाना चाह रहे थे, कि उनके द्वारा गाइडेड किताब नहीं बनानी थी, हमें अपना विषय अपने तरीके से लिखने का मन था। तो उनके सारे लोगों को इस बात के लिए सहमत करना कि वो हमें बताएं, और ये चूंकि हमारा चेहरा उन सबके बीच में जाना पहचाना है, तो उनको ये भरोसा था कि ये अगर हम इनको कोई बात बताएंगे तो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। उस ट्रस्ट के साथ उन लोगों ने वो बात हमें बताई, और हमें उम्मीद है कि हम शायद उसके साथ न्याय कर पाए। सर, जैसा कि अभी इसी कार्यक्रम में पता चला कि इसका विमोचन किताब का हो चुका है, और आज का जो परिचर्चा है वो पब्लिशिंग हाउस की तरफ से रखा गया, तो एक लेखक के तौर पर क्या आपका दायित्व और जिम्मेदारी बनती कि आप लेखक भी हैं और आपको किताब को सेल करवाना, इसकी पब्लिसिटी, मार्केटिंग, ये दायित्व भी क्या एक लेखक का हो सकता है? क्या इस आपकी भूमिका में पूछना चाह रहा हूँ। भूमिका, जब आप किसी एक काम में जुटते हैं तो उस काम में आपको, जीवन में कोई भी काम करिए, उसमें एक परिवार की तरह इन्वॉल्व होइए। जब हमारे लेखन में मंजुल पब्लिकेशन वालों ने मदद करी, तो उनके बेचने में हम क्यों मदद ही करेंगे? आप कोई भी काम करते, परिवार के भाव से काम होना चाहिए। और रही बात किताब बेचने की, तो किताब दुनिया का हर लेखक कहता है कि किताब बेचना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बिना बिके कोई दूसरी लिखवाएगा भी नहीं आपसे, है ना? ठीक है, तो आप अपना, अगर, और दूसरी बड़ी चीज है कि अगर हमें चुना गया, उसके पीछे भी मुझे लगता है ये 2 बड़े कारण हैं। एक तो हम इसको अच्छा लिख सकते हैं, दूसरा हम इसको अच्छा बेच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाखों हमारे चाहने वालों की एक अच्छी संख्या हमारे डिजिटल चैनल बुंदेली बौछार के जरिए है। तो कोई नया पब्लिकेशन हाउस जिस दौर में, मतलब सच्चाई है वो पता नहीं इनके सामने बोलना नहीं बोलना, लेकिन हम आप लोगों के सामने बोल देते कि जिस दौर में अभी आप बड़ी से बड़ी किताब लेके भी जाओगे तो पब्लिकेशन हाउस कहेगा कि 1000 बुक बिकवाने की गारंटी के पैसे जमा करो तो छाप रहे। उस दौर में इस पब्लिकेशन हाउस ने हमें उल्टा पैसा दिया कि इस किताब लिखो, तो इसी भरोसे के साथ दिया होगा कि हम लिख भी सकते हो, बेच भी सकते हो। बहुत अच्छा।
किताब की परिकल्पना इसी लाइब्रेरी में हुई थी और एक शख्स ने इनका नाम हमें सुझाया था। उनके कुछ कहे बिना ये अधूरा रह जाएगा सब कुछ। तो लक्ष्मी जी, आप 2 शब्द कहें प्लीज। देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी मैं ये सोच रहा था कि मैं सवाल कहाँ ले जाऊं। मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ हूँ। इनफैक्ट बाबा बागेश्वर धाम और हमारा ननिहाल आमने सामने के घर में है। शायद हमने इनके शुरुआती दिनों में इन्हें वो 11 रुपए वाली सत्यनारायण की कथा सुनाते हुए भी देखा है। हम बहुत नजदीकी रिलेटिव हैं। और इनकी बागेश्वर धाम सरकार बनने के बाद मैंने कभी किसी धार्मिक व्यक्ति के बारे में कभी उनके समर्थन में कुछ नहीं लिखा। एक शिक्षक हूं इसलिए कभी भी उनके समर्थन में नहीं लिखता। लेकिन इनके बुंदेलखंड में इमर्ज होने, पूरे देश में बुंदेलखंड केंद्र में आ जाने, और उसके बाद मैंने जो एक एक बुंदेली के मन में जो भाव देखा कि हर एक बुंदेली इनकी सफलता के बाद अपने आप को इनसे कनेक्ट कर रहा है। शुरुआत में जब अपने बीच का कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो हमें लगने लगता है, थोड़ा ईर्ष्या होती है, और वो व्यक्ति जो थोड़ा सा समाज के आर्थिक रूप से निचले पायदान पे था। पर इनकी सफलता जब हमने देखी, और हर व्यक्ति, बुंदेलखंड का हर एक युवा इन्हें अपना रोल मॉडल मानता है, इनसे ऊर्जा लेता है, इन्हें एक सूर्य की तरह देखता है। और जब ये चीजें मुझे लगा, मैंने भी कई बार सोशल मीडिया के थ्रू इनके बारे में ये चीज लिखी कि ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन पर आप सहमत असहमत हो सकते हैं, पर पूरे बुंदेलखंड को एक आवाज दी है इन्होंने, बुंदेलखंड को एक हिम्मत दी है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक, बुंदेली कभी नहीं बोलते, बुंदेली सामान्यतः कम बोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति इतना मुखर होकर के और दुनिया के सामने आ रहा है। मैं आप सबको शायद मैं सामने आके भी बोलना चाहूंगा कि मैं आप सबको सचिन भाई के बारे में, मेरा आजकल ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, और करीब 5 साल पहले की बात है, मैं एक सोशल मीडिया पर अपने ऑफिस में बैठा, सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था, और एक रील मुझे दिखी जिसमें एक व्यक्ति बुंदेलखंडी में बोल रहा है, और लगभग मैंने बहुत देर तक सुना, और उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। ये मेरे लिए सच में आश्चर्य की बात थी कि बुंदेलखंडी में कोई बोल रहा है और इतनी देर तक कोई अश्लील शब्द नहीं है, कोई गाली गलौच नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत दुनिया भर में घूमा, लेकिन मैं बुंदेली नहीं कहलाना चाहता था। मैं कभी नहीं बताता कि मैं बुंदेली हूं, ना मैं कभी बुंदेली बोलता था। एक व्यक्ति जो बुंदेली को इतने सम्मान के साथ बोल रहा है, मैंने नंबर ढूंढा, इनको कॉल किया, और मैंने इनसे बोला, मैंने कहा ये विचार कहां से आया कि हम बुंदेली को इतने अच्छे तरीके से सम्मान की तरह रख सकते हैं। तो बोलते हैं, सर पूर्वजों की दी हुई बोली है, अब हम पूर्वजों का अपमान तो नहीं कर सकते ना। अगर पूर्वजों ने हमें ये दी है तो हम इसका अपमान नहीं कर सकते, जितना सम्मान दिला पाए उतना अच्छा। उस दिन से मैं इनके साथ जुड़ा हूं, और विश्वास मानिए पिछले 5 साल में आप सब इनसे बहुत नजदीकी परिचित हैं। जो नहीं है, मैंने इनके काम को बहुत नजदीक से देखा है, इनके मित्र के तौर पे। ये व्यक्ति 3 काम के लिए जाना जाता है। एक, हर एक बुंदेलखंडी को उसका गौरव याद दिला रहे हैं। हर एक बुंदेलखंडी को उसका गौरव याद दिला रहे हैं कि ये आपकी पहचान है, ये आपकी वेशभूषा है, ये आपका खाना है, ये आपके त्योहार हैं, ये आपके लोकगीत हैं, आप इन्हें, ये आपके दादरे हैं, आप इन्हें घमंड के साथ जिए, ये आपका अभिमान है, ये आपका सम्मान है। तो हर एक बुंदेली को बुंदेली कहलाने का सम्मान दिला रहा है ये आदमी। दूसरा जो मैं दूसरी चीज कहूंगा कि शायद पहली बार बुंदेलखंडी आपस में जुड़ रहे हैं, एक परिवार बना रहे हैं। आप सबने इतने सारे प्रश्न पूछकर इसको जीवंत बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।